हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग मैशअप्स। मैं आपका दोस्त हिरेन कनवाड़े और आज एक सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूँ जो काफ़ी टाइम बाद में। और वीज़ा को अप्लाई करे इतना टाइम हो गया था, लेकिन वो वेट करते करते वीज़ा आ ही नहीं रहे थे, पासपोर्ट स्टक हो गए थे एम्बेसी के अंदर। तो वही डिटेलिंग आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, और वो है हमारा साउथ कोरिया का वीज़ा। और साउथ कोरिया का वीज़ा इस टाइम पे काफ़ी डिमांडिंग में चल रहा है। काफ़ी मेरे पास में फ़ोन मैसेजेस कमेंट्स आते हैं कि साउथ कोरिया का वीज़ा आपको कैसे लेना है। तो आज मैं आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो हमने अप्लाई करा था 27 जुलाई को। तो 27 जुलाई को हमने एक वीज़ा अप्लाई करा था। हमने एक नहीं, हमने 2-3 वीज़े अप्लाई करे थे, उसमें से एक रिजेक्ट हो गया है और बाकी 2 अप्रूव हो गए हैं वीज़ा। और एक अप्रूव हुआ है फ्रेश पासपोर्ट पे, एक का हुआ है अप्रूवल ट्रैवल हिस्ट्री पर। तो चलिए डिटेलिंग स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दी बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का गाइस हमारा टॉपिक होने है कि साउथ कोरिया वीज़ा सक्सेस रेशियो। तो गाइस हमने अप्लाई करा था साउथ कोरिया का वीज़ा 27 जुलाई को। 27 जुलाई को अप्लाई करने के बाद में हमने तो यही सोचा था कि 2 से 4 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन वो रिज़ल्ट कल आया है। कल मतलब कि 24 अगस्त को आया। तो वो रिज़ल्ट इतना टाइम क्यों लग गया, हम खुद परेशान थे कि इतना टाइम कैसे लग गया रिज़ल्ट आने में। तो गाइज आपको मैं बता दूं कि इस वक्त एम्बेसी काफ़ी टाइम ले रही हैं, क्योंकि उनके पास में बल्क में एप्लीकेशंस रिसीव हो रही हैं, और इसी के चलते साथ कि वो रिजेक्शन रेट भी यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, आप समझ ही सकते होंगे कि जो पहले हमारा सक्सेस रेशियो चल रहा था 98%, 99%, वो आज के टाइम पर आ गया है सिर्फ 60%। हाँ जी गाइज, 60% का सक्सेस रेशियो कैसे मैनेज होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ कि एप्लीकेशन इतनी सारी आ गई है, काउंसलर के पास में टाइम नहीं है पूरी गो थ्रू एनालाइज करने में। वो बस यही देख रहे हैं आज के टाइम पर जिसके पास में ट्रैवल हिस्ट्री है, जिसकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, उनको वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं। अदरवाइज़ वो किसी को वीज़ा नहीं दे रहे, रिजेक्ट करते जा रहे हैं हैंड टू हैंड। वो इतना टाइम भी नहीं लगा, लेकिन अपडेट वो सिस्टम पे नहीं करते। सिस्टम पे अपडेट बाद में होता है, लेकिन वो उससे पहले रिजेक्ट हो चुका होता है। तो गाइज़ यही चीज़ मैं आपके सामने आज शेयर कर रहा हूँ कि उनकी प्रोफाइल क्या थी। तो जिनका हमने पहले अप्लाई करा था वीज़ा, उनकी एक नॉर्मल प्रोफाइल थी, नॉर्मल बिज़नेस करते थे। बिज़नेस के अंदर उन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए अपने मैंडेटरी। आपने अपने एमएसएमई उद्यम वाले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाए, साथ के साथ उन्होंने करंट स्टेटमेंट लगाई, बैंक स्टेटमेंट लगाई, अपनी आईटीआर लगाया 1 साल का, और साथ ही अपना पासपोर्ट एंड फ़ोटो। लेकिन एक चलते सहित उन्होंने एक अच्छा काम ज़रूर करके, जो मैंने दिया था उनको, जो मैंने सजेस्ट करा था उनको, कि आप कवर लेटर पे आप अपनी इनकम ज़रूर मेंशन करें कि आपके करंट बिजनेस से कितनी बन रही है, आपके सेविंग्स में कितने हैं, और कितने टाइम से वो आपके पास सेविंग्स में सेव्ड है वो। तो गाइज एवरीथिंग पॉसिबल, अगर आप कवर लेटर को बहुत अच्छा बना रहे हो तो ठीक है। अगर आप कवर लेटर के अंदर ही कुछ लूप होल्स डाल दोगे तो वीज़ा काउंसलर को कैसे पता लगेगा कि आपके पास में सेविंग कितने टाइम से कब तक है, कब से आप सेव कर रहे हो, और कब से आपने ड्रीम बना रखा है कि आप कोई कंट्री विज़िट करने जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल इनिशियल लेवल पे स्टार्ट की जाती है। उसके बाद में कवर लेटर आपका एक बन के तैयार होता है, और उस कवर लेटर के बेस पे ही वीज़ा मिलते हैं। मैं बोलता हूँ कि मैं बेट कर सकता हूँ कि कवर लेटर कोई बोल दे कि बिल्कुल ही वो अपना सेंस नहीं बनाता कि वीज़ा की इशू रेट के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सही बताऊँ कि आप एक जना ले आओ कि जो ये बोल देगा कि कवर लेटर के बेस पे वीज़ा नहीं मिलते। तो मेरे पास में काफ़ी ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं कि सर कवर लेटर के बेस पे थोड़ी मिलते हैं, बैंक बैलेंस के बेस पे मिलते हैं। तो गाइस आपको मैं ये बता दूँ, बैंक बैलेंस के बेस पे वीज़ास आते तो हैं, लेकिन उनकी बैंक स्टेटमेंट ऐसी रनिंग फॉर्म में होती है। ज़रूरी नहीं है, कोई एम्बेसी ये नहीं बोलती कि आपको बैंक स्टेट के अंदर उनके कितना पैसा चाहिए। ठीक है, वो आपकी वर्दीनेस देखती है और वेल्थनेस देखती है कि आपके पास में क्या वेल्थ है और आप कितने स्टक्ड हो, आपकी ट्रांजैक्शंस देखती है। ऐसा नहीं है कि बैंक बैलेंस में 10 लाख पड़ा है, 15 लाख पड़ा है तो वीज़ा आ जाएगा। उनके भी रिजेक्ट होते हुए देखे हैं मैंने। ज़रूरी नहीं, उनके शेनिगन रिजेक्ट भी देखे हैं, उनके मैंने साउथ कोरिया रिजेक्ट भी देखे हैं। और एक का तो प्रोफाइल अभी मैं आपके सामने, एक का तो मैंने बता ही दिया है, और बाकी दूसरा प्रोफाइल मैं शेयर करता हूँ। उनके पास में सिर्फ बैंक अकाउंट में सिर्फ 1.5 लाख रुपीज़ थे,
और उसके अंदर उनका वीज़ा आया है। एम्प्लॉयड थे वो, उनकी सैलरी थी 25,000, लेकिन बैंक में क्रेडिट होती थी, यह बहुत अच्छी बात है। और उनको काम करते हुए अपने ऑफिस के अंदर 8 महीने हुए थे, 8 महीने। लेकिन वो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लूप होल तो इसके अंदर है फाइल के अंदर कि 8 महीने उन्होंने लेकिन मांगी है 1 ईयर की सैलरी। तो गाइज़ उसका भी मैं आपको आंसर देता हूँ कि उस केस के अंदर हमने क्या करा और कैसे उसकी फ़ाइल प्रिपेयर करी। उसके अंदर हमने क्या करा कि सबसे पहले उनके ऑफ़र लेटर जो भी था और एम्प्लॉयमेंट लेटर उनसे मंगाया, ठीक है, पे स्लिप्स के साथ में वो अटैच करा। वो अटैच करने के बाद में हमने कवर लेटर के अंदर मेंशन करा है कि हमने अभी रिसेंटली इस कंपनी में जॉब एक्वायर करी है और इसके अंदर अभी हमारे को 8 महीने हुए हैं, 8 महीने में हमारी ये इनकम है और वो हमारी बैंक स्टेटमेंट से पूरी मैच करती है। उसका एक ऑफ़र लेटर का जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में होता है वो भी हमने पेज लगाया और वो पूरी मैच कराई उससे। और रिक्वेस्ट मोड पे हमने एक काउंसलर को एक मैसेज डाला, मतलब मैसेज किया उस कवर लेटर के अंदर कि आप प्लीज़ इसको ग्रांट करें, क्योंकि हमारे को इसमें कंपनी में 8 महीने हुए तो हम 1 साल की कैसे दिखाएं। आपको दिखाने को दिखा सकते थे, एडिट वेडिट मार के पे स्लिप्स, वो आसानी से काम हो जाएगा, लेकिन हमारे को ऐसा करना ही नहीं है। फेक काम करने से बेटर है कि आप एक लेटर लिख के आप रिक्वेस्ट कर सको, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप फेक करके गए, अगर आपने किसी को पीछे से वेरिफिकेशन हो गई तो उसके अंदर आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा हैं और आप उस कंट्री से ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हो। तो मैं आप सब दोस्तों को ये कहूँगा कि आप उस चक्कर में ना पड़े कि अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा के आप वीज़ा ले लेंगे तो ऐसा बहुत ही कम होता है, और होता भी है तो उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस, आपको जब आप साउथ कोरिया जाओगे, आप क्या किसी भी मुश्किलात में आ जाते हो, उसके बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो सके तो उस टाइम पर वो हेल्प आउट नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपकी ओरिजिनलिटी है उस ओरिजिनलिटी को बना के रखें, जब भी आपका वीज़ा मिलेगा। और उस वीज़ाज़ के ऊपर आप चाहे पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड आप घूम सकते हो, हमेशा सब जगह के वीज़ा मिलेंगे इफ़ यू आर दी ओरिजिनल पर्सन। एंड अब चलते हैं हम अपनी थर्ड प्रोफाइल पे। थर्ड प्रोफाइल हमारी एक अच्छी प्रोफाइल थी, अच्छा बैंक स्टेटमेंट भी था, लेकिन स्टिल इट इज़ गेट रिजेक्टेड। इट इज़ गेट रिजेक्टेड इन द सेंस जैसे कि बैंक स्टेटमेंट उनके पास में अच्छा है, 8 से 9 लाख रुपए उनके पास में बैलेंस था, वो बिज़नेस करते थे, लेकिन उनके पास में एक कमी थी। कमी इन द सेंस कि वो अपना बिज़नेस तो करते थे लेकिन करंट अकाउंट स्टेटमेंट था, लेकिन आधे से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस उनकी कैश में थी, ठीक है। बिज़नेस के करंट अकाउंट स्टेटमेंट में कभी वो सेविंग्स में ले रहे हैं पैसे, कभी वो अपने करंट अकाउंट में ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट अनस्टेबल। वो काफ़ी अनस्टेबल था। उनकी बैलेंस, उनकी जो स्टेटमेंट थी वो कभी ये ऊपर जा रही है तो ये नीचे उनकी बिज़नेस की जा रही है, कभी सेविंग्स के ऊपर जा रही है तो करंट की नीचे जा रही है, तो वो बिल्कुल मैच्ड और रिदम में नहीं थी। मैंने उनको ये सजेस्ट भी करा था कि आप एटलीस्ट आप इसको थोड़ा सा मैनेज करो, आप 1 मंथ वेट करो, आप इसके अंदर फंड्स के अंदर आप थोड़े थोड़े करके फंड्स डालो। लेकिन उनको थोड़ा रश में था तो उन्होंने अप्लाई करा। कवर लेटर में हालांकि हमने मेंशन किया था, लेकिन एटलीस्ट कवर लेटर आपका 50% वेटेज देता है, नॉट दी 100%। ये ज़रूर आप ध्यान रखना कि अगर आपको केस स्ट्रॉन्ग कर देगा कवर लेटर, क्योंकि आप एक रिक्वेस्टिंग मोड में मांग रहे हो, लेकिन आपको पूरा 100% स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा। उसके लिए बाकी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ज़रूर देखे जाएंगे। और साथ ही साथ में उनके पास में रजिस्ट्रेशन का तो था, लेकिन एक चीज़ और कमी थी, उनका लेटर हेड। लेटर हेड के अंदर वो उन्होंने कवर लेटर अपना सिंपल बनवाया था और कोई लेटर हेड नहीं था। वो गाइस ज़रूर मिस कर देते हैं आज के टाइम पर लोग कि एक लेटर हेड अगर मिल जाता है तो उससे काफ़ी काम आसान हो जाता है कि उस लेटर हेड के ऊपर हम अपना दिखा सकते हैं कि इस कंपनी में हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये रजिस्टर्ड है, ऊपर आराम से मेंशन होता है जीएसटी नंबर एंड योर एमएसएमई उद्यम नंबर, जो भी आपने जहाँ से भी रजिस्टर्ड करा रखा है। और उसके अंदर आप अगर कवर लेटर आप बनाते हो तो वो भी काफ़ी बेनिफिट देता है। तो यही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस बेस पे आती हैं। तो गाइज़ यही सब नॉलेज मैंने आज आपके साथ में दी। तो ये सब कुछ मैंडेटरी चीज़ें होती हैं और इस चीज़ को आप अगर आप अपनी फाइलिंग कर रहे हो तो आप ये उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इस बेनिफिट के लिए आप अगर वीज़ा लेके जाएंगे तो आपको 101% सक्सेस रेशियो मिलेगा अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट सारे रिदम में रखते हैं। रिदम में काफ़ी मैंने लोगों से पूछा है कि उनके पास में बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में पैसे तो हैं, लेकिन एटलीस्ट उनके पास में फ़ंड्स 2 महीने पुराने, 3 महीने पुराने,
तो ऐसा नहीं होता कि 2-3 महीने पुराने फंड्स आप दिखा रहे हो लेकिन रेस्ट आपका बैलेंस नील था। तो काउंसलर को बिल्कुल आइडिया आ जाता है कि ये सिर्फ वीज़ा लेने के लिए ही इन्होंने फ़ंड्स डाले हैं और इन फ़ंड्स को बिल्कुल फ्रेश फ़ंड्स है ये, और ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ंड्स आप बाद में किसी को ट्रांसफ़र करो। उनके पास में पूरा आइडिया रहता है कि क्या है, वो बैलेंस शीट देखते ही समझ जाते हैं, आपके ट्रांजैक्शंस देखते ही, क्योंकि बैंक अकाउंट के अंदर कोई ट्रांजैक्शंस ही नहीं है, सिर्फ एकदम से डिपॉजिट हुआ, दैट्स इट। और वो डिपॉजिट किया आपने, सबने बैंक स्टैंप लगवा के ले आए, बैंक स्टैंप ईजिली लग जाती है, नॉट अ प्रॉब्लम। बैंक में जाओगे लगा के दे देंगे आपको बैंक स्टेटमेंट पे, क्यों, उनको क्या लेना। लेकिन जो वीज़ा काउंसलर होता है वो कैच कर लेता है। तो गाइज इन सब चीज़ों से बचो। और होपफुली मैंने अपना थर्ड सिनेरियो भी आपको बताया कि कैसे वो डिसबैलेंस थी, स्टेटमेंट तो इस वजह से रिजेक्ट हुआ। होप कि अब वो उनका नेक्स्ट टाइम 2 महीने बाद में फिर अप्लाई करेंगे। और जो भी मेरे साथी हैं जो भी, तो उनको, जो मेरे दोस्तों, कि आपको अगर कोरिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो अभी थोड़ा सा अनस्टेबल चल रहा है सिचुएशन जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर स्टे इन कोरिया, और बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। ये सिचुएशन ठीक होएगी और बेटर होएगी। ऐसा नहीं है कि वीज़ाज़ बंद हो जाएंगे, वीज़ाज़ लगेंगे, क्योंकि एम्बेसी काफ़ी टाइम बाद में खुली है। और अभी जो वीज़ाज़ जो लग रहे हैं वो अब विंटर्स को देखते हुए लग रहे हैं। विंटर्स में उधर काफ़ी स्नोई रहती है, काफ़ी विंड रहती है, तो होपफुली वीज़ाज़ आने शुरू होंगे, जनवरी से दोबारा शुरू होंगे। तो प्लीज़ प्रिपेयर योर फाइल। और आपको एक चीज़ और बता दो, अपॉइंटमेंट लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइज़ आप अपनी अपॉइंटमेंट अगर आप ले रहे हो, ठीक है, साउथ कोरिया वीज़ा के लिए, तो आप सोच समझ के लो। ऐसे नहीं कि जिसको भी जेन्युइन जिसकी प्रोफाइल है उसको भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं लेकिन जाते नहीं हैं, ठीक है, उनके पास में कोई। तो आप गाइस प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट बुक ना करो, क्योंकि जो जेन्युइन पर्सन होता है, जिसको जेन्युइनली जिसकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है, उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, और उस चक्कर में उसका वीज़ा डिले हो जाता है, उसका ट्रैवल डिले हो जाता है। और एक्सप्रेस एंट्री में आज के टाइम पर बिल्कुल इतना रश रहता है, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि विंडो बहुत छोटी है एक्सप्रेस एंट्री की, और उसके अंदर चार्जेस थोड़े जाते हैं। तो इसलिए सारे के सारे नॉर्मल प्रोसीजर पे जाते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर में वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम अभी काफ़ी लग रहा है। होपफुली आने वाले टाइम में ये ठीक होगा, और ये ठीक होएगा तो आपको अपडेट मिल ही जाएगी मेरे चैनल पे। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ओके, आज का वीडियो हम यहीं करते हैं समाप्त। ओके गाइस, दोस्तों, बाय बाय, जय।